हेलो गाइस। आप सबके लिए मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आ गई हूँ। तो दोस्तों, ये स्टोरी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस स्टोरी का नाम है बेदर्दी को हुआ इश्क। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। शहर के सबसे एक्सपेंसिव होटल में इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। एक लड़की वेट्रेस का ड्रेस पहने दरवाजे पर दस्तक करके अंदर आई थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि लगभग वहां मौजूद सभी आदमियों की नीयत डगमगा रही थी। इस वक्त थकावट उसके खूबसूरत से चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन उसके रूप में फिर भी कोई कमी नहीं थी। वैसे मानना पड़ेगा, इस होटल के खाने के साथ साथ खाना परोसने वाले लोग भी बहुत खूबसूरत है। एक आदमी ने गौरी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, वाकई यार, मुंह से पानी आ रहा है। देखने में इतना खूबसूरत है तो खाने में कैसा होगा। एक दूसरे आदमी ने ड्रिंक हाथ में लेते हुए इनडायरेक्टली गौरी को ही कमेंट पास करते हुए कहा था। वो आदमी तो जैसे नज़रों से ही गौरी की बॉडी को हर हिस्से को छू रहा था। गौरी की यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, जिससे उसके सभी कॉर्ड्स उभरे हुए थे, जो उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रहा था। गौरी उनके लिए ड्रिंक लेकर आई थी, जैसा कि उनके मैनेजर ने उससे कहा था। वो इन सब की बदतमीजी पर बस इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि इसके मैनेजर ने ही उसे समझा कर भेजा था कि वो सब शहर की सबसे जानी मानी हस्तियाँ थीं। इनमें से किसी को भी नाराज़ नहीं करना था। गौरी बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। वहाँ मौजूद लगभग सभी आदमी उसको देखकर गंदी गंदी बातें कर रहे थे, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कम ऑन ब्यूटीफुल, हमारे साथ ड्रिंक करो, एक आदमी ने गौरी की तरफ गिलास करते हुए कहा, जिससे वो खुद ड्रिंक कर रहा था। नो थैंक यू सर, मेरी ड्यूटी बस आपको ड्रिंक सर्व करने की थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं चलती हूँ। गौरी ने उस आदमी से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो? जो आग तुमने लगाई है कम से कम वो बुझाकर तो जाओ। सच कहते हैं तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा, एक आदमी ने गौरी की कलाई पकड़ते हुए कहा। वो आदमी इस वक्त नशे में लग रहा था। सभी आदमियों ने धीरे धीरे गौरी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गई थी। तब एक आदमी ने ज़बरदस्ती उसके मुंह से शराब का गिलास लगा दिया। 2-3 घूंट पीने के बाद जैसे कैसे गौरी ने उस गिलास को हटाकर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन फिर दूसरे आदमी ने जबरदस्ती गौरी के बालों से उसे अपनी तरफ खींच उसके मुंह से शराब की बोतल लगा दी। उस आदमी ने आधी से ज़्यादा बोतल जबरदस्ती गौरी के गले से नीचे उतरवा दी थी। गौरी ने एकदम से उस आदमी को धक्का दिया और जैसे कैसे उन सब की पकड़ से बचती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। अभी उस पर नशा चढ़ा नहीं था, लेकिन उसे जब धीरे धीरे नशा होने लगा था तो वो नहीं समझ पा रही थी कि उसे किस तरफ जाना था। आज जिंदगी में पहली बार गौरी ने नशा किया था, जिससे उसे तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई थी। वो उन आदमियों की पकड़ से बचती हुई टेरिस तक आ गई थी। इस वक्त उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, उसके पैर बुरी तरह से लड़खड़ा रहे थे। वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही थी। बस अगर उसे कुछ याद था तो वो ये कि उसे उन आदमियों की चंगुल से भागना था। लड़खड़ाते कदमों के साथ अचानक से गौरी स्विमिंग पूल में गिर गई। गौरी को तो तैरना आता ही नहीं था, इसलिए वो पूरी जान लगाकर हाथ पैर चला रही थी ताकि वो डूब ना, लेकिन नशे के में होने की वजह से उससे वो भी ढंग से नहीं हो रहा था। वो बचाओ, गौरी ने अपनी सारी एनर्जी लगाते हुए जोर से चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ पांव चलाना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में जान की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। उसकी आंखें पानी लगने की वजह से एकदम से लाल पड़ चुकी थी, जो अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी।
शायद ये मेरी ही मांगी हुई दुआ का आसार है जो आज मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। गौरी ने अपने दिमाग में सोचा। उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और बस पानी के अंदर जाने लगी। तभी पानी उछलने की जोरदार आवाज़ की वजह से उसने फिर से अपनी आंखें खोली। एक परछाई उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो इतना तो समझ गई थी कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी था, लेकिन नशे में होने की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी। उस आदमी ने जल्दी से गौरी को अपनी बाहों में भर लिया और उसे लेकर पानी के ऊपर आ गया। पानी के ऊपर आते ही गौरी उस आदमी से चिपक गई। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उस आदमी ने गौरी को पुल से बाहर निकाल लिया। हे मिस, आर यू ओके? उस इंसान शख्स ने गौरी की तरफ देखते हुए उसकी गाल थपथपाते हुए पूछा। गौरी अभी भी नशे में धुत थी। उसे तो आवाज़ भी चार चार सुनाई दे रही थी, जिस वजह से उसे समझ नहीं आया कि सामने वाला उसे से क्या पूछ रहा था। तुम सब मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत, नहीं तो जान ले लूँगी, मार दूँगी। मैं ड्रिंक नहीं करती, छोड़ो मुझे। गौरी ने नशे में ही बड़बड़ाते हुए कहा। वो आदमी गौरी की वेट्रेस की ड्रेस और उसकी बातें सुनकर ये तो समझ गया था कि वो किन हालातों से भागती हुई आई थी। उस आदमी को गौरी को इस तरह होटल में छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो अपने साथ उसे पार्किंग में ले आया और उसे गाड़ी में लाकर बैठा दिया। पूरे रास्ते गौरी कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी और अपनी टांगें हवा में लहरा रही थी, जिससे वो आदमी पूरे रास्ते काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। गॉड, तुम थोड़ी देर शांत रह सकती हो? बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वही छोड़ दूंगा। उस आदमी ने गौरी से थोड़ा इरिटेट होते हुए पूछा। मेरा घर कहाँ है? मेरे पास कोई घर नहीं है मिस्टर, मुझे तुम सड़क पर छोड़ दो, गौरी ने नशे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी तो आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। दिल तो कर रहा है तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी सूरत काफ़ी इनोसेंट लग रही है। इवन थॉट आई एम डेविल, पर किसी लड़की को मुसीबत में छोड़ना भी मेरे असूल नहीं। उस आदमी ने गौरी के मासूम से चेहरे को करीब से देखते हुए मन में सोचा और फिर उसे सीट बेल्ट पहनाने लगा। इससे पहले वो आदमी गौरी को सीट बेल्ट पहनाकर पीछे हट पाता, गौरी ने अपने दोनों हाथ से उसकी टाई पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। क्या तुम मेरे राजकुमार हो? क्या तुम मुझे घोड़े पर लेकर जाओगे? माँ कहती थी हर लड़की के लिए उसका एक राजकुमार होता है, लेकिन तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मुझे ज़िंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स अकेले फेस करनी पड़ी। यू आर लेट मिस्टर। माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बहुत इंतज़ार कराया। गौरी ने छोटे बच्चे जैसे मुंह का पाउट बनाते हुए शिकायत करते हुए बोला। उसके उस मासूम चेहरे और बच्चों जैसी बातों ने उस शख्स के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट ला दी। उसने गहरी सांस भरी और जैसे तैसे अपनी टाई गौरी के हाथों से छुड़ाकर उसकी तरफ का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद ड्राइवर सीट पर आके बैठ गया। गौरी पूरे रास्ते बच्चों जैसी बातें कर रही थी और थोड़ी देर बाद उसे अपने बदन में इतनी गर्मी महसूस होने लगी कि वो धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगी। गौरी को ऐसा करता देख वो इंसान एकदम से हैरान हो गया और उसने गाड़ी एक तरफ लगाकर गौरी के दोनों हाथ पकड़ लिए। पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? कपड़े क्यों उतार रही हो अपने? उस आदमी ने हैरानी से गौरी के हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बॉडी में एक अजीब सी जलन हो रही है। मुझे कपड़े उतारने हैं, नहीं तो मैं गर्मी से मर जाऊंगी। गौरी ने आंसू बहाते हुए दर्द भरी निगाहों से उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। वो आदमी भी समझ गया था कि गौरी को कोई सिंपल नशा नहीं हुआ था, किसी ने उसे ड्रग्स दिए थे।
असल में जिस आदमी ने गौरी को गिलास से ड्रिंक करवाया था उसमें उसने कुछ ड्रग्स मिला दिए थे ताकि गौरी खुद उन सब के करीब आने की जिद करे, जिससे उन सबको अपना काम करने में आसानी हो जाए। देखो शांत हो जाओ, तुम मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वही छोड़ आऊँगा। उस आदमी ने फिर से गौरी की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे नहीं जाना वहाँ, सब लोग मुझे मारते हैं, वहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मेरी माँ के जाने के बाद कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ मेरी माँ ही मुझसे प्यार करती थी। प्लीज़ मुझे वहाँ मत छोड़ना, नहीं तो फिर से मुझे मारेंगे वो लोग। बस मुझे नौकरानी बांधते हैं, बेटी नहीं। गौरी ने रोते हुए बोला। उसकी आंखों से गिरता हर एक आंसू उसके दर्द की गवाही दे रहा था। गौरी के आंसू देख सामने वाले शख्स भी आगे कुछ नर्म हो गई, जो तब से उसे इरिटेट होकर देख रहा था। गौरी तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा सेडेक्टिव लग रही थी, पर वो आदमी खुद को कंट्रोल करता हुआ उसे घर छोड़ने जा रहा था। गौरी की बॉडी में हो रही तकलीफ वो समझ पा रहा था। उस इंसान ने गहरी सांस भरी और गौरी के दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाथों में उलझा ली। उस शख्स ने भी अब और खुद को नहीं रोका और उसने अपने होंठ गौरी के होंठों पर रख दिए। गौरी तो नशे की हालत में थी, लेकिन उस आदमी को तो जैसे गौरी का ही नशा हो गया था। गौरी के थक कर सोने के बाद भी वो आदमी गौरी में ही खोया रहा। वो रात उन दोनों के लिए बेहद नशीली रात थी। क्या नतीजा होने वाला था इस रात के बाद गौरी की जिंदगी का? कौन था वो इंसान जिसे गौरी का नशा हो गया था? वो आदमी जिसके साथ यूं पूरी रात इंटीमेट हुई थी, वो भी ड्राइवर सीट पर अभी तक बिना कपड़ों के सो रहा था। गौरी ने एक नज़र उस पर आदमी के चेहरे को देखा और फिर उसे बीती रात याद आने लगी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने खुद अपने कपड़े निकालना शुरू कर दिया था और उस आदमी को खुद के करीब खींचा था। ये मुझसे क्या हो गया, मैं कैसे? गौरी ने अपना सर पकड़ते हुए सोचा। उसने फिर जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपनी वही वेट्रेस वाली ड्रेस पहनकर जल्दी से वहाँ से निकल गई। गौरी की हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब लग रही थी और वो अपनी हील्स अपने हाथों में पकड़कर तेज़ी से भाग रही थी, मानो उसे डर था कि वो आदमी फिर से उसके सामने आ जाएगा। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास जो एक चीज़ बची थी वो भी कल रात मैंने नशे की हालत में गंवा दी, मेरी इज्जत। गौरी ने पागलों की तरह रोड साइड पर भागते हुए कहा। वो इस वक्त खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। गौरी के दिल का दर्द उसकी बॉडी में हो रहे दर्द से काफ़ी ज़्यादा था। एक वक्त के बाद गौरी भागती भागती अपने घुटनों के बल बैठ गई। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा पाप कर दिया था मैंने जो मुझे ऐसी सज़ा दी जा रही है? मुझसे अभी ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। या तो मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म कर दो, या तो मेरी ज़िंदगी से ये दर्द ख़त्म कर दो ताकि मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा हो। अगर सच में कोई भगवान है तो आज मेरी बात सुन ले। गौरी ने रोड साइड पर बैठे हुए चिल्ला कर कहा। गौरी की जिंदगी जो पहले से ही लाखों दुखों में भरी हुई थी, आज उसे बिल्कुल तबाही ही लग रही थी। उसने हर तरह का दुख अपनी ज़िंदगी में अब देख लिया था, यहाँ तक कि आज उसकी वर्जिनिटी भी खो चुकी थी, जो शादी से पहले एक लड़की के लिए कलंक था। वही दूसरी तरफ आदमी की आंखों में भी अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गाड़ी की खिड़की पर कनेक्ट कर रहा था। सर, सर, उठिए। गाड़ी की खिड़की पर एक आदमी बार बार नॉक कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। उसे गौरी कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर कल रात की यादों से मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और गाड़ी से बाहर आ गया। सर, आप ठीक हैं? कल रात से मैं आपका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपने उठाया नहीं। आज हमारे सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक से मीटिंग थी। रोहित ने अपने सामने खड़े आदमी को एक बोलते हुए कहा, कैंसल ऑल द
शेड्यूल ऑफ दिस वीक। इस वक्त मेरा फोकस बस उसे ढूंढना है। उस आदमी ने भारी सी आवाज़ में रोहित की तरफ देखते हुए कहा, जो कि उसका मैनेजर था। किसे ढूंढना है सर? आपको जिसे ढूंढना है आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। कुछ घंटों में उस आदमी को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। रोहित ने अपने बॉस की तरफ देखते हुए कहा, उसके लिए तुम्हें कुछ घंटे सब्र करना होगा, क्योंकि मेरे पास उस लड़की के चेहरे के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो पहली इंसान है जिसे एसएसआर ने बिना ग्लव्स के छुआ है। गैसी इजमाई से ड्रेला। उस आदमी ने अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहा, जिनसे कल रात उसने गौरी को छुआ था। सिद्धार्थ सिंह रजावत उर्फ एसएसआर, बेंगलोर का एक ऐसा नाम जिसे सुनते भर से लोगों के ठंडे पसीने छूट जाते थे। राजस्थान का डेविल किंग एसएसआर, जो अक्सर ही लोगों से दूरी बनाए रखता था क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी भयानक बीमारी थी। वो अगर किसी को छू भी लेता था तो उसकी बॉडी में भयानक रैसे जाना शुरू हो जाते थे। लगभग पिछले 7 साल से सिद्धार्थ हमेशा अपनी बीमारी के चलते लोगों से दूरी बनाए रखता था। कल जब गौरी को छूने से भी उसकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जी नहीं हुई तो वो काफ़ी हैरान था। उसने ग्लव्स पहन रखे थे, लेकिन गौरी को कपड़े रिमूव करने से रोकते वक्त उसका एक ग्लव्स भी निकल गया था। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि उसे कुछ नहीं हुआ तो एकदम से दंग रह गया। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को छूने से उसके अंदर कल से फिजिकल नीड्स ने भी असर दिखा दिया था। अगर ऐसा है तो सर मैं उस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊँगा। एट लास्ट आपकी क्वालिटी टाइम में चक्कर मेरी ड्यूटी तो थोड़ी कम होगी, रोहित ने पहले सिद्धार्थ से कहा और फिर अगली लाइन मुंह में बड़बड़ाया, आई वॉन्ट हर रोहित, वो मेरी ज़रूरत है। बस एक मुलाकात में ही मुझे उसका नशा हो गया है। जाओ उस होटल में काम करने वाली सारी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन निकालो, सिद्धार्थ ने रोहित को ऑर्डर देते हुए कहा। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही रोहित उस होटल में काम करने वाली सभी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन निकालने चला गया और सिद्धार्थ भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने विला के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ गौरी जब घर पहुंची तो उसे अपने घर का माहौल थोड़ा गर्म लग रहा था। गौरी के डैड इस वक्त गुस्से से लाल सोफे पर बैठे हुए थे। गौरी अपने डैड से बहुत ज़्यादा डरती थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाई हुई आगे आ गई। डैड, वो मैं, गौरी ने अभी इतना ही कहा था कि पूरा हॉल एक थप्पड़ की गूंज में दहल उठा। इसके अगले ही पल गौरी जमीन पर आ गिरी। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? कल मैं तुम्हें एक इंटरव्यू के लिए भेजा था और तुम एक होटल में वेटर बनी घूम रही थी। जरा भी ख्याल नहीं आया कि हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा। क्या होगा अगर मीडिया वालों को पता चल गया कि बलराम मल्होत्रा की बेटी इस तरह किसी होटल में लोगों को शराब सर्व कर रही थी। बलराम ने गुस्से से गौरी की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, कल असल में इंटरव्यू कैंसिल हो गया था और परसों के लिए शेड्यूल हुआ था। मेरी दोस्त को की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे उसकी जगह काम करना पड़ा, नहीं तो उसका मैनेजर उसे काम से निकाल देता। गौरी ने ज़मीन पर गिरे हुए ही नम आंखों से कहा, कैसे भिखारी के साथ दोस्ती डाल रखी है तुमने? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर उस कंपनी में जाना ही होगा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी मैंने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं फेंका, बल्कि पाला है, जिसका एहसान है तुम पर। अगर तुम्हारा सिलेक्शन उस कंपनी में नहीं हुआ तो याद रखना, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। बलराम ने आगे उंगली आंखों से गौरी की तरफ दिखाते हुए कहा और वहां से चला गया। बलराम के जाते ही गौरी फूट फूट कर रोने लगी। वो पूरी उम्र माँ के बिना रही थी, पर पिता के साथ रहते हुए भी उनका प्यार उसे कभी नहीं मिला। इस घर में गौरी की हालत नौकर से भी ज़्यादा बदतर थी, जिस वजह से उसे घर के नौकर भी उसकी इज्जत नहीं किया करते थे।
उसे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता था कि क्या ये सच में उसके ही पिता थे, जिन्हें उस पर कभी रहम ही नहीं आता। अगले ही दिन गौरी आज इंटरव्यू के लिए आरआर ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड इन इंडस्ट्रीज में पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। बॉस, आपने तो सभी शेड्यूल कैंसिल करने के लिए कहा था, तो फिर अचानक से आपने ये इंटरव्यू क्यों रखा है? रोहित ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, जो इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठकर स्टाइल से पेपर वेट घुमा रहा था। क्योंकि मेरी तलाश खत्म हो गई थी रोहित, मेरी मूनलाइट खुद चलकर मेरे पास आई है। सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ रोहित की तरफ देखते हुए कहा, असल में गौरी ने इस कंपनी में एज एन इवेंट मैनेजर अप्लाई किया था। कल जब सिद्धार्थ अपनी विला वापस गया तो उसे वहां पर ऑफिस से आई हुई कुछ फाइल्स मिली। वो उन फाइल्स को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी खिड़की खुलने से तेज हवा चली और उनमें से एक फाइल अपने आप खुल गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। तभी सिद्धार्थ की नज़र उस फाइल के पेज पर पड़ी जो असल में गौरी का रेज्यूमे था। उस रेज्यूम को देखते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। उसे बुला कर लाओ रोहित, सिद्धार्थ ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ की कही बात सुनते ही रोहित बाहर चला गया और कुछ ही देर बाद सिद्धार्थ के केबिन पर दस्तक हुई। उस दस्तक को सुनकर सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक कर रहा हो। कम इन, सिद्धार्थ ने कुछ गहरी आवाज़ में कहा। न जाने क्यों पर सिद्धार्थ की आवाज़ को सुनकर गौरी की बॉडी में रोंगटे आ गए थे। वो थोड़ी नर्वनेस के साथ केबिन के अंदर आ गई और उसने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। इस वक्त सिद्धार्थ का मुंह दूसरी तरफ था। उसने जानबूझकर दरवाजे की तरफ कुर्सी का फीट की हुई थी ताकि गौरी आते ही उसे देख ना सके। गुड मॉर्निंग सर, गौरी ने थोड़ी घबराहट के साथ सिद्धार्थ को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने एकदम से कुर्सी गौरी की तरफ घुमाते हुए कहा। सिद्धार्थ का चेहरा देखकर तो गौरी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। वो इस चेहरे को अच्छे से पहचानती थी। ये उसी इंसान का चेहरा था जिसके साथ वो कल पूरी रात मदहोशी में बिता चुकी थी। जिस इंसान से वो कभी नहीं मिलना चाहती थी, वही उसके सामने उसका फ्यूचर बॉस बन के बैठा था। सिद्धार्थ को देखकर उसका इस कंपनी में ज्वाइन करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उसे अपने डैड की बात याद आई कि अगर उसने आज के इंटरव्यू पास नहीं किया तो वो बेघर हो जाएगी। इस वक्त गौरी की दोनों तरफ खाई थी। वो जिस तरफ भी जाती नुकसान होना उसी का था। सिद्धार्थ को अपने सामने देखकर गौरी बेहद डर गई थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दे रही थी। बड़ी मुश्किल से गौरी ने खुद को कंट्रोल किया था। वो नहीं जानती थी कि सिद्धार्थ बीती रात की वजह से उससे कुछ भी पूछे या कुछ भी कहे। गौरी ऐसे जता रही थी जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं थी। कम हेयर एंड सीट, सिद्धार्थ ने गौरी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। यस सर, गौरी थोड़ी नर्वसनेस के साथ आगे बढ़ी और उसने सिद्धार्थ के सामने वाली चेयर पर हाथ रखा ही था कि सिद्धार्थ ने उसे रोक लिया। नॉट देयर स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ गौरी की तरफ देखते हुए कहा। गौरी, जो जब से आई थी तब से अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसने अब जाकर अपनी नज़रें उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखा, जो उसे अपनी आंखों में कुछ अलग ही चाहतों लिए घूर रहा था। तो फिर गौरी ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, सिट हेयर। सिद्धार्थ ने अपनी गोद की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी सर, मैं यहाँ पर इवेंट मैनेजर के इंटरव्यू के लिए आई हूँ ना कि आपकी गर्लफ्रेंड के इंटरव्यू के लिए, जो आप मुझसे ऐसी चीज़ें करने के लिए बोल रहे हैं। गौरी ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए सिद्धार्थ की तरफ गुस्से से देखकर कहा। गौरी की घबराहट धीरे धीरे गुस्से का रूप ले रही थी। आज पहली बार एसएसआर को किसी ने इस तरह उल्टा जवाब दिया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सिद्धार्थ को गुस्सा नहीं आया। उफ,
ये अदा कहती है ना, जब एक हसीना रूठ जाती है तो और भी हसीना हो जाती है। सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ गौरी को देखते हुए कहा, सर कैन यू प्लीज बी पर्सनल। जब से मैं आई हूँ आप मुझसे अजीब सी बातें कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे काम के रिलेटेड सवाल पूछिए ताकि मैं जवाब दे सकूँ। गौरी ने थोड़ा इरिटेट हुए नज़र झुकाकर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा काम क्या है? सिद्धार्थ ने अपनी चेयर से खड़े होकर गौरी की तरफ बढ़ते हुए कहा। सिद्धार्थ का हर बढ़ता कदम गौरी की धड़कनें बढ़ा रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ गौरी के पास आकर उसके इर्द गिर्द गोल घूम रहा था और उसकी पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जो गौरी को काफ़ी अनकंफर्टेबल करा रहा था। जी सर, मुझे कंपनी के सभी इवेंट को ऑर्गेनाइजेशन करना है। और गौरी ने अपनी इतनी ही कहा था कि उसे अपने पीछे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिससे वो पूरी तरह से कांप उठी थी। गलत कहा तुमने स्वीटहार्ट, क्योंकि यहाँ मैंने तुम्हें इवेंट मैनेजर के रूप में अपॉइंट करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं तुम्हें ऑलरेडी मेरी बेड पार्टनर अपॉइंट कर चुका हूँ। सिद्धार्थ ने गौरी की कमर पर अपने दोनों हाथ टिकाते हुए कहा। सिद्धार्थ की आवाज़ और उसकी बात ने गौरी के अंदर एक डर बिठा दिया। वो एक झटके से सिद्धार्थ से दूर हो गई। देखिए, मुझे ये घटिया ऑफ़र मंजूर नहीं है, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। आई थिंक मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, मैं चलती हूँ। गौरी ने टेंशन से भरी हुई घबराहट भरी आवाज़ में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुम एसएसआर को मना नहीं कर सकती, कल तुम खुद मेरे पास आओगी स्वीटहार्ट। सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। गौरी ने भी उसकी बात सुन ली थी, लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि जल्दी से सिद्धार्थ के केबिन से बाहर निकलकर भागती आरआर कंपनी की बिल्डिंग से बाहर जाने लगी। वो जल्दी से लिफ्ट में चढ़ गई, बिना आसपास देखे कि लिफ्ट में और कोई भी था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये तुम हो? एक जानी पहचानी सी आवाज़ गौरी के कानों में पड़ी। गौरी ने फिर से घबराहट और हैरानी से अपने साथ खड़े शख्स को देखा। उस शख्स को देखते ही गौरी के चेहरे के एक्सप्रेशन तनाव भरे हो गए। उस आदमी को देखते ही गौरी के जख्म हरे हो गए थे। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि गौरी का एक्स बॉयफ्रेंड कुणाल था। कॉलेज में 3 साल तक गौरी कुणाल के साथ रिलेशनशिप में थी। कॉलेज टाइम पे कुणाल गौरी को प्रपोज किया था। गौरी, जो कि पूरी जिंदगी भर किसी के प्यार के लिए तरसती थी, कुणाल की 2 मीठी मीठी बातों में आसानी से आ गई। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि कुणाल सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसके साथ था, क्योंकि गौरी एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और कुणाल उससे अपने असाइनमेंट और नोट्स पूरे करवाने के लिए उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए फिरता था। कुणाल अपने सभी दोस्तों से अपॉइंटमेंट भी उसी से करवाता था। वही गौरी प्यार से अंधी हो सब कर देती थी। कुणाल उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि वो तो ऑलरेडी किसी के साथ लिव इन में था। 1 साल पहले ही गौरी उससे अलग हुई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो दोबारा से कभी कुणाल की ज़िंदगी में टकराएगी, लेकिन आज वो फिर से उसके सामने खड़ा था। कुणाल के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि वो तो गौरी को ऐसी मुस्कुराहट के साथ घूर रहा था जैसे उसकी हालत पर हंस रहा हो। लगता है तुम भी इंटरव्यू के लिए आई थी। कोई बात नहीं, अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत होगी तो बता देना, मैं तुम्हारी सर से सिफारिश कर दूंगा कि वो तुम्हें रख ले। कुणाल ने गौरी की तरफ देखते हुए एक ट्रेसिंग स्माइल के साथ कहा, अपना मुंह बंद रखो और दोबारा से अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े हो। कुणाल, यकीन नहीं होता कि तुम जैसे गिरे इंसान के साथ मैंने 3 साल बर्बाद किए। ना तो मुझे तुम्हारे किसी मदद की ज़रूरत है, ना ही सर की। गॉट इट। गौरी ने गुस्से से कुणाल पर चिल्लाते हुए कहा।
गौरी चाहे इस वक्त काफ़ी परेशान थी, लेकिन वो कुणाल के आगे अपनी रियल इमोशंस जताकर खुद को उसके सामने कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। गौरी को ऐसा बिहेव देखकर कुणाल थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि उसने कभी भी गौरी को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। गौरी एक बहुत ही शांत और सहनशील लड़की थी, जिसके साथ जितना भी कर लो वो कुछ बोलती नहीं थी। लिफ्ट के रुकते ही गौरी जल्दी से भागती हुई वहां से चली गई। गौरी कंपनी से भागती हुई कुछ दूरी पर आ गई। क्यों क्यों इस कंपनी में काम करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। अगर आज मैं इस कंपनी में सेलेक्ट हो जाती तो शायद पापा भी मुझसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाते, लेकिन नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो खुशी की एक लकीर भी नहीं खींचा ना आपने। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ आज। अगर मैं ऐसे वापस घर गई तो पापा नाराज़ हो जाएंगे। क्या जवाब दूंगी उन्हें कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा? गौरी ने रोते हुए कहा। उसे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी किस्मत पर हंसे या रोए, क्योंकि उसकी किस्मत ने तो जैसे उसकी ज़िंदगी का मजाक ही बना दिया था। इतनी बड़ी दुनिया में उस रात वो उस इंसान के नज़दीक चली गई जिसकी कंपनी में काम करना उसका सपना था। आज अगर वो उस कंपनी में काम करने के लिए गई तो उसे एसएसआर की बेहुदा शर्त को मानना पड़ता। वही उसकी उस कंपनी में उसका वो अतीत था जिससे वह दूर भाग रही थी। कुणाल वह अपने ऑफिस में सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपनी कुर्सी पर आंखें बंद करके सर रखा हुआ था। उसकी नज़रों के सामने गौरी का चेहरा मंडरा रहा था। तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। एसएसआर जिस चीज़ को चाहता है उसे हासिल करके ही छोड़ता है। सिद्धार्थ ने एक डेविल्स स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलते हुए कहा, जिनमें इस वक्त जुनून भरा हुआ था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और रोहित अंदर आया। बॉस, आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है, रोहित ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। गुड, अब बस थोड़ी देर और फिर मेरी मूनलाइट मेरी बाहों में होगी, सिद्धार्थ ने अपने हाथों को देखते हुए कहा, जिसे कुछ देर पहले उसने गौरी की कमर को छुआ था। वो जानता था कि गौरी की कमर को छूते ही उसके अंदर फिर से एक आग सी लगना शुरू हो गई थी, जिसे अब बस गौरी ही बुझा सकती थी। लगता है आपको उस लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, इसलिए तो आप। रोहित ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। एसएसआर की ज़िंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं रोहित, वो लड़की मेरी ज़रूरत है और बस मेरा नशा है। प्यार के बिना इंसान रह सकता है, लेकिन जिस चीज़ का नशा लग जाए उसके बिना नहीं। नाउ गेट लॉस्ट, सिद्धार्थ ने चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदलते हुए कहा। रोहित थोड़ा डर गया और उसी वक्त केबिन से हवा की तरह गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब गौरी घर पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी उसके दिमाग में सिद्धार्थ की कहीं बातें आई कि वो खुद उसके पास आएगी। आई नो, ये सब तुम्हारा किया धरा है सिद्धार्थ सिंह रजावत, गौरी ने आंखों में आंसू लिए गुस्से से कहा। आखिर ऐसा क्या किया था सिद्धार्थ ने गौरी के परिवार के साथ? क्या गौरी मानने लगेगी अपने परिवार की मदद के लिए सिद्धार्थ की बात और बन जाएगी उसकी बेड पार्टनर? गौरी के घर पुलिस आई हुई थी और वो लोग उसके पापा को हथकड़ियाँ पहनाकर अपने साथ ले जा रहे थे। कई मीडिया वाले भी वहाँ पर इस वक्त मल्होत्रा खानदान की इज्जत उछाल रहे थे। गौरी इतना तो समझ गई थी कि ये सब सिद्धार्थ का किया धरा था, लेकिन वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके पापा को किस जुर्म में पकड़ा जा रहा था। इसलिए वो भागती हुई अपने पापा के पास आ गई। पापा, पापा छोड़िए इन्हें, आप लोग क्यों इन्हें लेकर जा रहे हैं? गौरी ने आंसू बहाते हुए पुलिस वालों की तरफ देखते हुए पूछा। इन पर पूरे 100 करोड़ के घोटाले का केस हुआ है।
अब हटिए सामने से, कोई भी बात करनी होगी तो आप सीधा पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। पुलिस ऑफिसर ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा और फिर बलराम को अपने साथ लेकर जीप में बैठा लिया। पापा, गौरी ने रोते हुए कहा और घुटनों के बल बैठ गई। बेशक बलराम से उसे नफरत और कड़वे शब्दों के सिवा कुछ नहीं मिला था, लेकिन फिर भी थे तो वो गौरी के पिता ही। अभी यूँ बैठकर नकली आंसू बहाना बंद करो तुम। हम भी जानते हैं कि तुम्हें इस परिवार की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें पता है पुलिस वाले कहकर गए हैं कि पापा को उम्र कैद की सज़ा होगी। आस्था ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। आस्था अजूहा गौरी की सौतेली बहन थी, जो कि उम्र में उससे बड़ी थी, क्योंकि बलराम ने जब गौरी की माँ से शादी की थी तो वो पहले से ही शादीशुदा था। गौरी की माँ की मौत के बाद वो अपनी पहली पत्नी और बेटी आस्था को अपने साथ ही इस घर में ले आया। इसके बाद उन सब से मिलकर गौरी को बस एक नौकर के सिवाय और कुछ नहीं समझा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आस्था? वो मेरे भी पापा हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं पापा की बिल करवा के ही रहूंगी। गौरी ने जमीन से खड़े होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो प्लीज करो। मेरे पास इस दुनिया के हर्ष के अलावा और कोई भी नहीं है। अगर तुम ऐसा कर पाई तो वादा करती हूँ अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगी। नीलम जी ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपको लगता है कि ये नकारा लड़की पापा की विल करवा पाएगी? आपको ही कुछ करना होगा। इस लड़की को मैं अपनी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। आस्था ने मुंह बनाते हुए अपनी माँ की तरफ देखकर कहा। ये घोटाले का केस है बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं बस इतना जानती हूँ कि उन पर किसी ने झूठा केस लगाया है। ना जाने उनके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट किसने दर्ज करवा दी। नीलम जी ने परेशान चेहरे के साथ रोते हुए कहा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं पापा को लेकर ही वापस आऊँगी। आप दोनों प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, गौरी ने कहा और भागती हुई घर से बाहर चली गई। गौरी इस वक्त बेहद परेशान थी, क्योंकि चाहे उसकी फैमिली ने उसके साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन आखिर था तो वो उसका परिवार ही, जिन्हें वो कभी भी परेशान नहीं देख सकती थी। वो थोड़ी देर में फिर से आर इंडस्ट्रीज पहुंच गई और भागती हुई सिद्धार्थ के केबिन की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वो सिद्धार्थ के केबिन के बाहर खड़ी थी और उसने उसके केबिन के दरवाजे का हैंडल कस के पकड़ लिया। उसने अपना हाथ केबिन के दरवाजे के हैंडल पर कसते हुए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मैं तो पहले से ही बर्बाद हो चुकी हूँ, लेकिन अब अपनी फैमिली का कोई काला साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं जानती हूँ मेरा ये कदम खुदकुशी की तरह ही है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे चाहे तबाही ही क्यों ना होना पड़े, पर इस परिवार को मैं बचाऊंगी। इसके बाद गौरी ने अपनी आंखें खोली और झटके से दरवाज़ा खोलते हुए केबिन के अंदर आ गई। सिद्धार्थ, जो आंखें बंद करके कुर्सी पर सर टिकाकर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर एक डेविल्स स्माइल आ गई। मिस्टर रजावत, मैं जानती हूँ मेरे पापा को जेल पहुँचाने वाले आप ही हैं। प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए। गौरी ने सिद्धार्थ की तरफ बढ़ते हुए परेशानी भरी आवाज़ में कहा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलकर गौरी की तरफ देखा, जो बिल्कुल उसके सामने ही खड़ी थी। गौरी की आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। ना जाने क्यों, पर उसके इन आंसुओं को देखकर सिद्धार्थ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। तो मिस मल्होत्रा, आखिर आ ही गई आप? अगर आपने पहले मेरी बात मान ली होती तो आपके पापा को इतनी प्रॉब्लम और बदनामी फेस नहीं करना पड़ती। सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखकर कहा। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, पर आप अभी प्लीज़ मेरे पापा को छुड़वा दीजिए। गौरी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा।
प्लीज़ मिस्टर रजावत, मेरी फैमिली को कुछ मत करिए। अगर पापा को इस तरह से पुलिस ले गई तो मेरी माँ और बहन भी सड़क पर आ जाएंगे। गौरी ने हाथ जोड़कर सिद्धार्थ के आगे रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। इस वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। तुम्हारे पापा 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। शो अब तुम्हारी फैमिली सेफ है, बट नॉट यू स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ गौरी की तरफ देखते हुए कहा। गौरी की तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी नज़र उठाकर अब सिद्धार्थ की तरफ देखे। सिद्धार्थ ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर गौरी की कलाई पकड़ ली, जिस पर गौरी पूरी तरह से कांप गई थी। उसने हिम्मत करके सिद्धार्थ की निगाहों में देखा, जिनमें उसके लिए डिजायर साफ नज़र आ रही थी। सिद्धार्थ ने एक झटके के साथ गौरी को अपनी गोद में बैठा लिया। तभी गौरी को दर्द के मारे एक आह निकल गई। गौरी की आह सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ जुड़ी हुई आईब्रोज से देखा। इस वक्त गौरी की आंखों में दर्द से बंद थी और उसके चेहरे को देखकर वो समझ पा रहा था कि इस वक्त गौरी बेहद तकलीफ में थी। क्या हुआ स्वीट हार्ट? सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा। वो मेरी टांगे। गौरी ने हल्का लाल होते हुए हिचकिचाहट के साथ बस इतना ही कहा। मुझे देखने दो अपनी कलाकारी। वैसे भी अब तो मैं तुम्हें रोज बिना कपड़ों का ही देखने वाला हूँ, तो फिर कैसी शर्म। इस निशान को देखकर पता चल रहा है वो रात काफ़ी जनूनियत भरी थी। सिद्धार्थ ने गौरी के करीब आकर धीमी सी आवाज़ में कहा, जिससे गौरी के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये स्टोरी आप सबको बेहद पसंद आई होगी और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूँगी। और गाइस, जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ये स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।